इससे पहले की वीडियो में हम जीवाणु वाले चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब इसमें से जो 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे उनको हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न से, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलित बहुलक होते हैं, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल आरएनए के होते हैं। कार्य: डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तथा वंशागत प्रभाव को स्थानांतरित करते हैं। ये कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकरण के विशिष्ट गुण तथा 2 डीएनए रज्जुक के पुत्री कोशिका में स्थानांतरित होने के कारण होता है। यानी डीएनए आनुवंशिकता का वहन करता है। डीएनए तथा आरएनए सभी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा हमारे शरीर के विकास तथा संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। वास्तविकता में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में विभिन्न आरएनए अणु, एमआरएनए और टीआरएनए इत्यादि के द्वारा होता है। वस्तु विशेष प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना डीएनए में रहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या तात्पर्य है? प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग के नाम लिखिए। जब प्रोटीन को गर्म अथवा अम्ल सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, प्रोटीन उदाहरण के लिए अंडे, तो इनकी जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है और ये अविलय होकर स्कंदित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम अंडे को उबालते हैं तो प्रोटीन स्कंदित हो जाता है और रबर के समान हो जाता है। इससे होने वाले रोग, हमें प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, हमें कमजोरी लगने लगती है। आरएनए व डीएनए में अंतर: डीएनए ये सामान्यतः जेनेटिक पदार्थ है यानी आनुवंशिक। आरएनए कुछ वायरसों में जेनेटिक पदार्थ है, बाकी सब में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए में 2 सूत्र होते हैं जबकि आरएनए में अकेला सूत्र होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस शर्करा है और आरएनए का पूरा नाम राइबोस शर्करा होता है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं थाइमिन क्षार होते हैं, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। फिर हमारा पेप्टाइड बंध क्या है? तो पेप्टाइड बंध एक एमाइड बंध है, एक प्रकार का एमाइड बंध है। एमाइड बंध वह होता है जिसमें COOH समूह तथा NH समूह उपस्थित होता है। जो COOH समूह एक अल्फा अमीनो अम्ल के तथा दूसरे अल्फा अमीनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बनता है। ये 2 अमीनो अम्ल की इकाइयों को एक पेप्टाइड अणु में जोड़ देती है। यहाँ पे पेप्टाइड बंध की संरचना दी हुई है जिसमें हमारा एक ग्लाइसिन है और दूसरा एलानिन है। ग्लाइसिन का सूत्र है H2N CH2 C डबल बॉन्ड O से OH जुड़ा हुआ है, प्लस यहाँ पे NH2 है जिसके H अलग अलग करके लिखे गए हैं एलानिन का। तो एलानिन का H और ग्लाइसिन का OH, ये दोनों मिलकर जल का एक अणु यहाँ से बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से पेप्टाइड बंध यानी ग्लाइएला बन जाएगा। यहाँ पे जो बंध बनेगा किस और किसके बीच में, NH और C के बीच में एक बंध बनेगा जिसे पेप्टाइड बंध कहेंगे। इसके बाद का क्वेश्चन है, आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल को परिभाषा दीजिए। आवश्यक एमिनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है, ये आहार से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए बेलिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन और थ्रियोनिन आदि। आवश्यक वे होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। अनावश्यक एमिनो अम्ल ये वे अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमारा शरीर बनाता है। उदाहरण के लिए ग्लूसिन, एलानिन, ग्लूटेमिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटेशिन, सेरिन इत्यादि। फिर है हमारा क्वेश्चन, रेशेदार एवं गोलाकार प्रोटीन में 3 अंतर। तो फाइब्रस एवं ग्लूबर प्रोटीन, ये इस प्रकार से भी आ सकता है। तो फाइबर्स प्रोटीन ये एमिनो अम्ल के रेखीय संघनन उत्पाद है, एक रेखा यानी धागे के रूप में होते हैं, फाइबर के रूप में। और जो ग्लोव्यूलर होते हैं ये अमीनो अम्ल के क्रॉस बंधित संघनन उत्पादन के लिए, यानी यदि हम किसी धागे को गुच्छे के रूप में कर दें तो उस प्रकार से। फाइब्रस ये प्रबल अम्लों व क्षारों में विलय होते हैं तथा सामान्य विलायकों जैसे जल में अविलय होते हैं। लेकिन ग्लोबर वाले जो गुच्छे वाले होते हैं वो जल में, अम्लों में, क्षारों में, लवणों में सभी में विलय होते हैं। रेखीय प्रोटीन श्रृंखलाएं एक दूसरे से अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधों से बंधे होते हैं। जो फाइबर होते हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, जबकि ग्लोबर यानी गोलाकार प्रोटीन अणु में त्रिविमीय आकार होता है जिनमें पेप्टाइड श्रृंखला अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा
स्थायी होते हैं। इसमें हाइड्रोजन बंध होता है, इसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध होता है। हमारे शरीर में विटामिन सी संचित क्यों नहीं होता है? विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। एक तो विटामिन सी और दूसरा विटामिन ए, ये दोनों जल में विलय होते हैं। और कुछ हैं जो वसा में विलय होते हैं, उनमें विटामिन ए, बी, के हैं। तो सी जो है वो पानी में घुलनशील होता है, इसलिए ये हमारे शरीर में स्टोर करके नहीं रखते, क्योंकि यह जलीय विलयन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। विटामिन सी के स्तर को बनाए रखने के लिए इसे रोज विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पुनः जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व कीटोन की सरलतम इकाई नहीं देते हैं। ग्लूकोज जो है वो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। यहाँ पे टायोजेज, ट्रेटजेज, पेंटोज आदि उदाहरण दिए गए हैं। प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक संरचना को समझाइए। प्राथमिक संरचना प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में प्रोटीन में एमिनो अम्ल जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे प्राथमिक संरचना कहते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए प्रोटीन को जल अपघटित करते हैं एवं इस प्रकार उत्पन्न एमिनो अम्ल की पहचान कर लेते हैं। प्रत्येक की प्रकृति एवं मात्रा कम निर्धारित में प्रयुक्त होती है। जल अपघटन के विभिन्न पद हैं। सबसे पहले प्रोटीन, फिर उससे प्रोटीओसेस बनता है, पेप्टोज, पॉलीपेप्टाइड्स, फिर सरल पेप्टाइड और फिर उससे अल्फा एमिनो का निर्माण होता है। इनके मध्य में इस प्रकार का क्रम होता है। इसकी संरचना बनेगी प्राथमिक संरचना। बेलिन, ग्लूसीन और इनका जब क्रम बिगड़ जाता है, यानी ग्लूसीन की जगह पे जब बेलिन आकर जुड़ जाता है तो हशियाकार रक्त अल्पता हो जाती है, जो कि एक आनुवंशिक रोग है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन में जिस प्रकार से जुड़े होते हैं यह प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाती है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के सरल संरचना के रूप में नहीं पाए जाते। अतिरिक्त रूप से हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड सेतु, एस बंधन आदि विभिन्न पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच पाए जाते हैं। अधिकांशतः प्रोटीन में या तो अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड चादरबद्ध संरचना पाई जाती है। यदि हम किसी कागज को एक बार उल्टा फिर सीधा, उल्टा सीधा इस प्रकार से मोड़ दें तो जैसे जो टीन होती है उसकी तरह एक संरचना प्राप्त होती है, तो उसी प्रकार की संरचना होती है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, जिसमें एस बंधन होता है। ये भी दो प्रकार की, दक्षिणावर्त और मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो प्रकार से होती है, इसलिए उन्हें अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स में वर्गीकृत किया गया है। विटामिन क्या होते हैं? इनकी कमी से शरीर में कौन से रोग होते हैं? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व के समान कार्य करते हैं। यद्यपि ये हमारे शरीर में बनते नहीं हैं, परंतु इनके अभाव से अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिनों की थोड़ी सी भी मात्रा शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने और वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई व के कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, क्योंकि इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है जो रेटिना से संबंधित है, इसलिए इसका नाम रेटिनॉल है। इसका स्रोत है अंडा, दूध, लीवर ऑयल। इसकी कमी से डर्मेटोसिस और बोनापन रोग भी होते हैं। इसके बाद विटामिन B1, जिसका नाम थायमिन है, इससे रोग होता है बेरी। इसका स्रोत है चावल की भूसी, गेहूँ, ईस्ट, दूध और सब्जी। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन भी कहते हैं इसे, या फिर इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अंडा का पीला भाग, दूध, हरी सब्जी में ये पाया जाता है। इससे डर्मेटोसिस और ग्लाइसिटिस रोग होता है। विटामिन B4, निकोटिनिक अम्ल, ईस्ट, यकृत, दूध, मांस और हरी सब्जी में यह पाया जाता है। इसकी कमी से त्वचा का सूखापन, डायरिया और एनीमिया हो जाता है। विटामिन B10, इसका नाम है फोलिक अम्ल, इसका स्रोत है ईस्ट, इसकी कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, यकृत, ईस्ट और मक्का, मेरुदंड का कमजोर होना, पर्नियस, एनीमिया और रक्ताल्पता होती है इसकी कमी से। विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, खट्टे फल, इससे स्कर्वी रोग होता है, इसलिए इसका नाम
एस्कॉर्बिक अम्ल है। खट्टे फल, नींबू, हरी सब्जी, सलाद आदि में ये पाया जाता है। इसकी कमी से पायरिया, हाँ, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। स्रोत है खट्टे फल, नींबू, हरी सब्जी। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली का तेल आदि। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल कहते हैं, ये बीज, फलियां, दूध, अंडे आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। इसकी कमी से कमी आ जाती है। अब एमिनो अम्ल उभयधर्मी व्यवहार दर्शाते हैं। क्यों? एमिनो अम्ल के दोनों अम्लीय यानी कि COOH एवं क्षारीय, अम्लीय एवं क्षारीय दोनों समूह उसी अणु में उपस्थित होते हैं। मतलब अमीनो अम्ल के अंदर एक क्षारीय समूह और एक अम्लीय समूह दोनों उपस्थित होते हैं। जलीय विलयन में COOH समूह से एक प्रोटॉन निकालने पर COO आयन बनता है, जबकि NH2 समूह प्रोटॉन ग्रहण करके NH3 आयन बनाता है। अतः pH 7 पर द्विध्रुवीय आयन होता है। इसे ज्यूटर आयन कहते हैं। यहाँ पे दी हुई है। मतलब जब ये अम्ल और क्षार को हम जल में डालते हैं तो इनके मध्य अभिक्रिया होती है, जिससे यहाँ पे उदासीन हो जाता है। तो जो उदासीन होते हैं वो अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित करते हैं और क्षारीय व्यवहार भी। मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया का नाम पे अम्लीय और क्षार के साथ क्षारीय। इसलिए अमीनो अम्ल जो होते हैं वो उभयधर्मी व्यवहार दर्शाते हैं। अगला है जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन को उदाहरण सहित समझाइए। तो जल में घुलनशील विटामिन सामान्यतः विटामिन बी और सी होते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में विलय होते हैं तथा आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और इसे शरीर के वसायुक्त ऊतक में संग्रहित किया जा सकता है। यानी जो वसा में घुलनशील होते हैं वो हमारे शरीर में संग्रहित होते हैं और जो जल में घुलनशील होते हैं वो हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। इसके बाद है पौधों में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य लिखिए। कार्बोहाइड्रेट पादप कोशिकाओं की भित्ति का संरचनात्मक पदार्थ। उदाहरण के लिए पॉलीसेकेराइड सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति का प्रमुख संरचनात्मक पदार्थ होता है। यानी जो सेलुलोज बना होता है, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, वो कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। इसके बाद जैव ईंधन कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शर्करा, स्टार्च तथा ग्लाइकोजन जैसे जैव ईंधन के रूप में कार्य करती है तथा जैव तंत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा भी प्रदान कार्बोहाइड्रेट ही करता है। अगला है पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, इनके उदाहरण दीजिए। तो पॉलीसेकेराइड प्राकृतिक बहुलक हैं जिनका आणविक द्रव्यमान कुछ हजार से लेकर कई लाख तक होता है। इनका सामान्य सूत्र ग्लूकोज का सूत्र लिख दीजिए और उसमें n से इंटू कर दीजिए, और जो n का मान है वो 12 से स्टार्ट होकर तो कई हजार तक जाता है। ये अत्यंत ही जटिल पदार्थ है। ये मोनोसेकेराइडों के संघनन बहुलीकरण द्वारा बनते हैं। इनमें ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। पॉलीसेकेराइडों के दो प्रमुख उदाहरण स्टार्च और सेलुलोज हैं।